अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्जाम्शंस के ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। वैसे हमारा लेक्चर नंबर 29 है। कल हमने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर बात की थी। आज हम जो है वो दो एग्जाम्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिप्लोमेटिक और यूनाइटेड नेशन और दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो है वो एग्जाम्शन, इन दोनों पर आज हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर का हमने सेक्शन 41 में डिस्कस किया था। आज हमारा जो है वो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो 42 है, जो कि डील करता है डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशंस एग्जाम्शंस को। ठीक है, आज हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे और नंबर सेकंड जो है वो हम बात करेंगे फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर। तो सबसे पहले सेक्शन 42 से शुरू करते हैं। इसमें वो कहता है, इसके 3 पॉइंट है, तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। वो कहता है कि द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंटाइटल टू प्रिविलेजेस का मतलब है कि रिलैक्सेशन के लिए वो इंटाइटल है अंडर द डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर प्रिविलेज एक्ट 1972 एंड शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू द एक्सटेंड, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर इन दैट एक्ट। अच्छा, ये वो कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो इनकम है वो अंडर दिस ऑर्डिनेंस एक्ट 1972, देखें आपको पता है इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुआ था। सभी जो यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था कि उनके जो है वो जो एम्बेसडर्स होंगे या उनके जो एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि उन गवर्नमेंट्स के अंदर जो है वो अपॉइंट होंगे, उनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होगी अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। वो कंडीशंस वहाँ पर उस एक्ट के अंदर डिफाइन की गई थी और उसमें स्पेसिफाई किया गया था कि इस इंडिविजुअल की जो है वो इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक होगी बात ये। नंबर सेकंड वो कहता है कि द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंटाइटल्ड टू प्रिविलेजेस अंडर द यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1948 शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर इन दैट एक्शन। यूनाइटेड नेशन का कोई भी जो यूनाइटेड नेशन एक्ट 1948 जो उसका प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो है वो एक्ट है, जो कि बेसिकली एग्जेम्पशंस को डील करता है, उसके अंदर ये कहा गया है कि इस इंडिविजुअल के मसलन अगर मैं यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पर किसी कंट्री में जो है वो पॉइंट होता हूँ तो मेरी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होगी अगर मैं उस एक्ट के अंदर फॉल कर रही हूँ, उस एक्ट के अंदर जो डिफाइन की गई चीज़ें हैं उनके अंदर फॉल कर रहा हूँ कि जी इस बंदे की इनकम पे टैक्स चार्ज नहीं होगा अंडर द यूनाइटेड नेशन एक्ट 1948, तो लिहाजा मेरी वो इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो है वो फॉल होने के लिए, उस एग्जेम्पशन के लिए ज़रूरी है कि या तो आप जो है वो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज़ है जो कि 1972 में हुआ था उसमें आप फॉल करें, या फिर आप यूनाइटेड नेशन एक्ट 1948 के अंदर फॉल करें। दोनों में से किसी एक के अंदर आप फॉल करेंगे तो आपका जो है वो टैक्स जो अर्निंग है, जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसी के ऊपर जो है वो थर्ड पॉइंट है कि अगर इसी इनकम के बाद, रिटायरमेंट के बाद अगर आपको पेंशन मिलेगी तो वो भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात उसने थर्ड पॉइंट में कही कि एनी पेंशन रिसीव बाय अ पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बंदा वो पाकिस्तानी है लेकिन वो कहता है कि बाय वर्च्यू ऑफ द पर्सन फॉर्मर, पिछला जो एम्प्लॉय है, फॉर्मर मीन्स के जो पिछला फॉर्मर्स एम्प्लॉयमेंट इन द यूनाइटेड नेशन और इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। स्पेशलाइज्ड एजेंसी में जो है वो इसकी डिफरेंट NGOs आ जाती हैं, जैसे WHO है, ठीक है, इस तरह की जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी शामिल है। प्रोवाइडेड द पर्सन सैलरी फ्रॉम सच एम्प्लॉयमेंट वाज एग्जेम्प्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो यही बात मैंने देखी आपको कह दी कि अगर उस बंदे की इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो वो सैलरी थी वो सैलरी एग्जेम्प्ट थी और आफ्टर रिटायरमेंट जब उसको पेंशन मिलेगी तो वो पेंशन भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स कि जितने भी आपके डिप्लोमेटिक्स होते हैं या जो भी आपके यूनाइटेड नेशंस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो किसी भी कंट्री से अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी अगर वो अंडर एक्ट 1948 फॉल करेंगे या फिर वो अंडर एक्ट 1972 फॉल करेंगे। तो दोनों में से किसी एक्ट में भी जब वो फॉल करेंगे तो उस सूरत में उनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और आफ्टर दैट इनकम, आफ्टर रिटायरमेंट उस पर जो उनको पेंशन मिलेगी वो पेंशन भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ये था सेक्शन 42। सेक्शन 43 फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी भी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन है। अच्छा, फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से मुराद क्या है कि देखें जो एम्बेसडर्स उनके अपॉइंट होते हैं,
ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यूएसए की एम्बेसी है, यूके की एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी है, अफगानिस्तान की एम्बेसी है, तो उन एम्बेसीज के अंदर उनके जो है वो डिप्लोमेट्स या उनके जो एम्बेसडर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर। अब वो यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सैलरी दे रहे हैं अपनी कंट्री से, ठीक है, अपनी जो कंट्री जो वहाँ से वो आए, मसलन अगर वो यूएसए से आए हैं, अगर वो यूके से आए, तो वहाँ से वो अपनी सैलरी रिसीव कर रहे हैं, तो उनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ये 3 कंडीशन है जो ABC जो है वो मैंने डिफाइन की, जिसको अभी हम पढ़ते हैं, तो इन तीनों सूरतों में वो एग्जेम्प्ट होंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऊपर से। एनी सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट एज रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडेड टू सच गवर्नमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड दैट। अच्छा, वो बंदा यहाँ पर बैठ के काम कर रहा है, लेकिन सैलरी वहाँ से जो है वो रिसीव कर रहा है, मिल रही है, लेकिन रिसीव पाकिस्तान में बैठ के कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के वो सैलरी रिसीव कर रहा है, वो उसकी यहाँ पर आने वाली जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर नंबर 1 द एम्प्लॉई इज अ सिटीजन ऑफ द फॉरेन कंट्री एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। के वो पहली कंडीशन ये है कि वो फॉरेन जो है वो सिटीजन होना चाहिए, बाहर का बंदा होना चाहिए। अगर वो यूके एम्बेसी है तो यूके का सिटीजन होना चाहिए, यूएसए की एम्बेसी है यूएसए का सिटीजन होना चाहिए, अगर वो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी सऊदी अरेबिया का जो है वो सिटीजन होना चाहिए। वो अपनी गवर्नमेंट की बिहाफ पर यहाँ पर आके काम कर रहा है और वहाँ से सैलरी रिसीव कर रहा है, तो उसकी सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट होगी, नंबर 1। नंबर 2 वो कहता है कि द सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय are of a character similar to those performed by employee of the federal government in foreign country। वो कहते हैं कि यहाँ पर वो जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो सेम सर्विसेज जो है वो हमारा बंदा उसकी कंट्री में जाके परफॉर्म कर रहा हो। मसलन अगर कोई बंदा यूके का यहाँ पर आके जो है वो एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है, उसकी जो है वो जो नेचर ऑफ सर्विसेज हैं उस तरह की सेम सर्विसेज हमारा कोई भी शख्स उस कंट्री में जाके यूके में जाके वो परफॉर्म कर रहा होगा, तो फिर उस सूरत में उसको जो है वो एग्जेम्पशन मिलेगी, नंबर 2 पॉइंट। और नंबर 3 वो ये कहता है कि द फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट्स अ सिमिलर एग्जेम्पशन टू द एम्प्लॉय ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्मिंग सिमिलर सर्विसेज इन सच फॉरेन कंट्री। उसको ये एग्जेम्पशन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि हमारा जो बंदा वहां पे जाके काम कर उसको भी ये एग्जेम्पशन मिली हुई है। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर कोई अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया तो वो जो एम्बेसडर वहां पे जाके काम कर रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो अपनी सैलरी रिसीव कर रहा है। तो फेडरल गवर्नमेंट उस जो है वो एम्प्लॉय को जो सैलरी रिसीव पे कर रही है वहां पर बैठ के वो बंदा रिसीव कर रहा, तो उस की जो है वो इस इनकम के ऊपर जो है वो अगर वो फॉरेन जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करेगी तो हम भी उस गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं हम भी उनको एग्जेम्पशन दे देंगे। तो इट मीन्स कि फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की जो इनकम है जो पाकिस्तान में बैठ के वो रिसीव करेंगे उनको एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में मिलेगी कि हमारा बंदा भी वहाँ पे जाके काम करे, सिमिलर काम करे और हमारे बंदे को भी जो है वो एग्जेम्पशन अवेल होनी चाहिए, तो फिर उसको भी हम ये एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, ये था सेक्शन 43। आई होप कि ये आपको जो है वो सेक्शन 42 और 43 जो है वो समझ आ गया होगा। फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर आपकी फर्दर रहनुमाई करूँगा। कल इंशाल्लाह इससे हम जो है वो 44 से आके जो है वो शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूँगा 2-2, 3-3 सेक्शन इकट्ठे जो है वो करें ताकि जो है वो हमारा सिलेबस जो है वो जल्दी कवर अप हो, हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।